मई 1999। हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियां ऊपर से शांत दिखाई दे रही थीं, लेकिन उन्हीं पहाड़ों के पीछे कुछ ऐसा चल रहा था जो पूरे देश को हिला देने वाला था। ये कहानी सिर्फ गोलियों और तोपों की नहीं है। ये कहानी है एक चेतावनी की, एक सीक्रेट इंटरसेप्ट की और एक ऐसे फैसले की जो शायद हजारों जवानों की जिंदगी से जुड़ा था। कारगिल सेक्टर, लाइन ऑफ कंट्रोल के पास हर साल सर्दियों के दौरान भारतीय सेना कुछ ऊंची पोस्ट अस्थायी रूप से खाली कर देती थी। ये एक स्थापित पैटर्न था। बर्फ 20 से 30 फीट तक जम जाती थी, तापमान -40 तक गिर जाता था, हर तरफ सफेदी ही सफेदी, इंसानी मूवमेंट लगभग नामुमकिन। इसी रूटीन ने एक खामोश मौका पैदा किया। इसी दौरान रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ की सिग्नल इंटेलिजेंस यूनिट्स को कुछ असामान्य रेडियो चैटर इंटरसेप्ट होने लगा। फ्रीक्वेंसी अनजानी थी, कोड सामान्य नहीं थे और सबसे अहम बात, ट्रांसमिशन उत्तरी इलाकों से आ रहे थे, लेकिन उनका टोन अलग था। पहले इसे नियमित सीमा पार कम्युनिकेशन समझा गया, लेकिन कुछ विश्लेषकों को पैटर्न मेल नहीं खा रहा था। इंटरसेप्ट में बार बार कुछ कोऑर्डिनेट्स का जिक्र हो रहा था, कुछ वाक्यांश, लॉजिस्टिक्स पुश, हाइट सिक्योर्ड, विंटर एडवांटेज। पहली नजर में यह बिखरा हुआ डेटा लग रहा था, लेकिन जब कई इंटरसेप्ट को टाइमलाइन पर रखा गया तो एक चिंताजनक संभावना उभरकर सामने आई। क्या पाकिस्तान की तरफ से कोई विंटर इन्फिल्ट्रेशन प्लान किया जा रहा था? यह मई की शुरुआत थी। जमीनी रिपोर्ट सीमित थी, बर्फ पिघलनी शुरू ही हुई थी, पेट्रोलिंग अभी पूरी तरह शुरू नहीं हुई थी। रॉ का इंटरसेप्ट एक शुरुआती संकेत था, लेकिन खुफिया दुनिया में हर संकेत अंतिम प्रमाण नहीं होता। यहां सबसे बड़ा सवाल था, क्या यह असली खतरा है या सिर्फ सामान्य शोर? दिल्ली में यह इनपुट अंदरूनी स्तर पर सर्कुलेट हुआ। रॉ के भीतर कुछ अधिकारियों ने इसे तत्काल ऊपर तक पहुंचाने की बात की, लेकिन खुफिया तंत्र परतदार होता है। हर इनपुट को क्रॉस वेरीफाई किया जाता है। सिग्नल इंटेलिजेंस को ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ मिलाना पड़ता है, और उस समय तक जमीन पर किसी बड़े असामान्य मूवमेंट की पुष्टि नहीं हुई थी। उधर उत्तरी कमान की कुछ फील्ड यूनिट्स को स्थानीय चरवाहों से धुंधली रिपोर्ट मिलने लगी कि कुछ अजनबी लोग ऊंचाई की तरफ देखे गए हैं, लेकिन एलओसी के पास घुसपैठ कोई नई बात नहीं थी। हर साल छोटी मोटी कोशिशें होती रहती थीं। क्या यह भी वैसी ही एक और कोशिश थी? समस्या यह थी कि इंटरसेप्ट का टोन रक्षात्मक नहीं बल्कि पोजिशनल लग रहा था, जैसे कोई पहले से ऊंचाइयों पर बैठा हो। अगर यह सही होता तो इसका मतलब सिर्फ घुसपैठ नहीं बल्कि सामरिक कब्जा होता, और अगर दुश्मन ने ऊंचाइयां पकड़ ली तो नीचे की सप्लाई लाइन और श्रीनगर लेह हाईवे सीधी खतरे में आ सकती थी। नेशनल हाईवे ये सिर्फ एक सड़क नहीं थी, ये लद्दाख को मुख्य भूमि से जोड़ने वाली जीवन रेखा थी। अगर इस पर तोपों की निगरानी मिल जाती तो पूरी लॉजिस्टिक्स चेन खतरे में पड़ सकती थी। लेकिन क्या सिर्फ एक रेडियो इंटरसेप्ट के आधार पर बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई उचित ठहराई जा सकती थी? यहीं से कहानी एक खतरनाक मोड़ में प्रवेश करती है। खुफिया चेतावनी की सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि वो निश्चितता नहीं देती, वो संभावना देती है, और संभावना के आधार पर युद्ध स्तरीय प्रतिक्रिया लेना हमेशा राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व के लिए जटिल निर्णय होता है। रॉ के विश्लेषकों ने इंटरसेप्ट का सारांश आगे भेजा। कुछ रेड फ्लैग्स चिन्हित किए गए, लेकिन सिस्टम में समानांतर आकलन भी चल रहे थे। क्या पाकिस्तान इतना बड़ा जोखिम उठाएगा? क्या सर्दियों में लंबे समय तक कब्जा संभव है? क्या यह सिर्फ मिलिटेंट गतिविधि हो सकती है, नियमित सेना नहीं? इसी बीच बर्फ तेजी से पिघल रही थी। पेट्रोलिंग यूनिट्स ने नियमित रूप से पोस्ट दोबारा संभालनी शुरू की, और तब पहली बार भौतिक प्रमाण मिले। बंकर, राशन पैकेट, पाकिस्तानी मार्किंग। यह किसी बिखरे हुए समूह का कैंप नहीं लग रहा था। यह संगठित, योजनाबद्ध और सप्लाई से समर्थित पोजीशन थे। अब सवाल बदल चुका था।
अब ये नहीं कि घुसपैठ हो रही है या नहीं, सवाल ये था, ये कब से हो रही थी। अगर इंटरसेप्ट मई की शुरुआत का था और कब्जा उससे पहले से चल रहा था, तो क्या चेतावनी देर से मिली, या क्या उस चेतावनी को पर्याप्त गंभीरता नहीं मिली? और अगर उस इंटरसेप्ट को पहले ही आक्रामक रूप से फॉलो किया जाता, तो क्या स्थिति भड़कने से पहले रोकी जा सकती थी? ये वो क्षण था जब खुफिया संकेत और जमीनी हकीकत आमने सामने आने वाले थे। हर गुजरते मिनट के साथ स्पष्टता बढ़ रही थी, और दांव भी। हिमालय की उन बर्फीली चोटियों पर अब सिर्फ सन्नाटा नहीं था, वहां से नीचे देखते हुए किसी ने सामरिक बढ़त हासिल कर ली थी, और दिल्ली में अब एक और बैठक होने वाली थी, जहां एक सवाल हवा में तैर रहा था, क्या हमने शुरुआती चेतावनी को कम आंका? यह सिर्फ एक सैन्य चूक का प्रश्न नहीं था, यह राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का प्रश्न था, यह इंटेलिजेंस साइकिल की गति का प्रश्न था, और शायद निर्णय लेने की तत्परता का भी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही था, अगर उस सीक्रेट इंटरसेप्ट को अलग तरीके से लिया जाता, तो क्या कारगिल की कहानी कुछ और होती? ये कहानी अभी शुरू हुई है। मई 1999 के मध्य तक स्थिति अब अनुमान से आगे बढ़ चुकी थी। जमीनी पेट्रोलिंग टीमों ने जिन पोस्टों को दोबारा संभालने की कोशिश की, वहां उन्हें प्रतिरोध मिला। ये कोई साधारण घुसपैठ नहीं थी। ऊंचाइयों पर बैठे लोग प्रशिक्षित थे, सुसज्जित थे, और सबसे अहम, वे पीछे हटने के लिए नहीं आए थे। पहली मुठभेड़ों ने साफ संकेत दे दिया कि सामने सिर्फ मिलिटेंट नहीं है, उनकी पोजीशनिंग, उनके हथियार, उनका आर्टिलरी सपोर्ट, सब कुछ एक नियमित सैन्य संरचना की ओर इशारा कर रहा था। अब सवाल सिर्फ ये नहीं था कि घुसपैठ हुई है, सवाल ये था कि क्या ये एक योजनाबद्ध सैन्य ऑपरेशन था जिसे महीनों पहले से तैयार किया गया था। दिल्ली में अब इंटरसेप्ट की फाइलें फिर से खोली गईं। वही रेडियो संदेश, वही कोऑर्डिनेट्स, वही हाइट्स सिक्योर्ड। जो पहले एक संभावना लग रही थी, अब वो एक कठोर वास्तविकता में बदलती दिख रही थी। क्या ये वही चेतावनी थी जिसे शुरुआत में निर्णायक खतरे के रूप में नहीं देखा गया? इंटेलिजेंस और ऑपरेशनल यूनिट्स के बीच तेजी से समन्वय बैठकों का दौर शुरू हुआ। उपग्रह तस्वीरें मंगवाई गईं, हवाई टोही की योजना बनी, हर इंच इलाके का विश्लेषण किया जाने लगा, और जैसे जैसे तस्वीर साफ हुई, वैसा ही तनाव भी बढ़ता गया। दुश्मन सिर्फ घुसा नहीं था, वो सामरिक रूप से ऊंचाइयों पर बैठ चुका था। कारगिल, द्रास, बटालिक, ये नाम अब केवल नक्शे पर अंकित सेक्टर नहीं रहे, ये संभावित युद्ध क्षेत्र बन चुके थे। अगर ऊंचाइयों से नीचे की सप्लाई लाइन पर सीधा फायर ऑब्जर्वेशन मिल जाए, तो नेशनल हाईवे 1A असुरक्षित हो सकता था, और अगर वो कट गया तो लद्दाख का संपर्क मुख्य भूमि से टूट सकता था। इस समय तक ये स्पष्ट हो चुका था कि सामने मौजूद लोग तथाकथित मुक्ति सेनानी नहीं, बल्कि पाकिस्तानी सेना की उत्तरी लाइट इन्फेंट्री के जवान थे, जो अलग पहचान में भेजे गए थे। ये एक सीमित घुसपैठ नहीं, बल्कि नियंत्रित सामरिक कब्जा था, और इसका मतलब था ये किसी स्थानीय कमांडर की पहल नहीं हो सकती थी। ये ऊपरी स्तर पर स्वीकृत योजना थी। लेकिन अब सबसे कठिन प्रश्न सामने था, क्या इस कब्जे को सिर्फ स्थानीय स्तर पर सीमित कर जवाब दिया जाए, या इसे एक बड़े सैन्य अभियान के रूप में देखा जाए? हर विकल्प के अपने जोखिम थे। LOC पार कर सीधी जवाबी कार्रवाई करना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर परिणाम ला सकता था। वहीं केवल सीमित प्रतिक्रिया देना दुश्मन को सामरिक बढ़त बनाए रखने का मौका दे सकता था। उसी दौरान कुछ और तथ्य सामने आने लगे। शुरुआती इंटरसेप्ट संभवतः मार्च और अप्रैल के अंत से जुड़े थे, यानी गतिविधि अचानक नहीं शुरू हुई थी। क्या दुश्मन ने सर्दियों की आड़ में व्यवस्थित रूप से पोस्ट कब्जा की थी? अगर ऐसा था तो ये महीनों से चल रही योजना थी, और भारत को इसकी पूरी तस्वीर देर से दिखी। इंटेलिजेंस समुदाय के भीतर भी आत्ममंथन शुरू हो चुका था। सिग्नल इंटेलिजेंस ने संकेत दिया था, स्थानीय सूचनाओं ने हल्का इशारा किया था, लेकिन क्या उन सभी बिंदुओं को समय रहते एकीकृत कर निर्णायक चेतावनी बनाई जा सकी, या सिस्टम की परतों में कहीं गति धीमी पड़ गई? इस बीच
सेना की अग्रिम टुकड़ियां दुर्गम चोटियों पर चढ़ाई की तैयारी कर रही थीं। ये पारंपरिक युद्ध नहीं था। दुश्मन ऊपर था, भारतीय जवान नीचे घाटी से चढ़ाई करने वाले थे। हर कदम खुली गोलीबारी के दायरे में था। हर मीटर पर जोखिम कई गुना बढ़ जाता था। दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठकों का सिलसिला तेज हो चुका था। सैन्य नेतृत्व, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, राजनीतिक निर्णयकर्ता, सभी के सामने एक ही सवाल था, जवाब कितना और कैसे दिया जाए। दुनिया की निगाहें भी धीरे धीरे इस क्षेत्र की ओर मुड़ने लगी थीं। परमाणु परीक्षणों के 1 साल बाद भारत और पाकिस्तान दोनों खुले तौर पर परमाणु शक्ति घोषित कर चुके थे। किसी भी बड़े सैन्य टकराव का असर सीमाओं से बाहर जा सकता था। और इसी पृष्ठभूमि में वो शुरुआती इंटरसेप्ट अब और भी भारी लगने लगा। अगर उस समय उस संकेत को अधिक आक्रामक रूप से लिया जाता तो क्या दुश्मन की पोजीशन इतनी मजबूत होने से पहले चुनौती दी जा सकती थी? या क्या उस समय भी जमीनी हकीकत इतनी अस्पष्ट थी कि निर्णायक कार्रवाई संभव ही नहीं थी? जैसे जैसे मुठभेड़ें तेज हुईं, कैजुअल्टीज की खबरें आने लगीं। हर शहीद जवान के साथ सवाल और गहरे होते गए। ये सिर्फ सामरिक लड़ाई नहीं रह गई थी, ये विश्वास, तैयारी और निर्णय प्रक्रिया की परीक्षा बन चुकी थी। अब स्थिति स्पष्ट थी। ये सीमित घुसपैठ नहीं, बल्कि पूर्ण सैन्य चुनौती थी, और इसका जवाब भी उसी स्तर का होना था। लेकिन कैसे? एलओसी पार किए बिना दुश्मन को ऊंचाइयों से हटाना, क्या ये संभव था? हिमालय की उन्हीं बर्फीली चोटियों पर अब गोलियों की आवाज गूंजने लगी थी, और हर गोली के साथ वो शुरुआती चेतावनी फिर से याद आने लगी। वो रेडियो इंटरसेप्ट, वो असामान्य चैटर, वो हाइट सिक्योर्ड। कहीं ऐसा तो नहीं कि इतिहास हमें पहले ही संकेत दे चुका था और हमने उसे समय रहते पूरी तरह समझा नहीं? अब फैसला टल नहीं सकता था, और अगला कदम पूरे उपमहाद्वीप की दिशा तय करने वाला था। अब स्थिति स्पष्ट थी। भारत को जवाब देना ही होगा, लेकिन यह जवाब सिर्फ सैन्य नहीं, सामरिक और राजनीतिक भी होना था। निर्णय लिया गया कि एलओसी पार नहीं की जाएगी। संघर्ष उसी सीमा के भीतर रहेगा। ये एक नियंत्रित लेकिन निर्णायक प्रतिक्रिया होगी। इसी के साथ शुरू हुआ ऑपरेशन विजय। भारतीय सेना के जवानों के सामने चुनौती असाधारण थी। दुश्मन ऊंचाइयों पर बैठा था, मजबूत बंकरों में, सप्लाई लाइन पहले से स्थापित। नीचे से ऊपर की ओर हमला करना, वो भी खुले क्षेत्र में, इतिहास के सबसे कठिन सैन्य अभियानों में गिना जाता है। हर चोटी एक अलग युद्ध क्षेत्र थी। हर चोटी को दोबारा हासिल करना था, एक एक कर। द्रास सेक्टर में तोलोलिंग की लड़ाई ने इस संघर्ष की कठोरता को सामने ला दिया। जवानों को रात के अंधेरे में चढ़ाई करनी पड़ती ताकि दिन की रोशनी में वे सीधे निशाने पर ना आ जाएं। ऑक्सीजन कम, तापमान बेहद कम, और ऊपर से लगातार गोलीबारी। हर कदम पर मौत का खतरा था। इसी बीच भारतीय वायुसेना को भी शामिल किया गया। ऑपरेशन सफेद सागर के तहत एयर पावर का उपयोग शुरू हुआ, लेकिन यहां भी सीमा स्पष्ट थी। एलओसी पार नहीं करनी है। इसका मतलब था कि हवाई हमले सीमित दायरे में और बेहद सटीक होने चाहिए। ये केवल सैन्य कौशल नहीं, बल्कि राजनीतिक संतुलन का भी सवाल था। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, दुश्मन की पहचान और स्पष्ट होती गई। पकड़े गए दस्तावेज, रेडियो सेट, राशन पैकेट, सब कुछ नियमित पाकिस्तानी सैन्य इकाइयों की ओर इशारा कर रहा था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी तस्वीर बदलने लगी। पाकिस्तान का दावा कि ये स्थानीय स्वतंत्रता सेनानी हैं, धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। दिल्ली में अब दबाव दोहरा था। एक तरफ जमीन पर लड़ रहे जवान, दूसरी तरफ वैश्विक कूटनीति। अमेरिका और अन्य देशों ने तनाव कम करने की अपील शुरू कर दी थी। परमाणु शक्तियों के बीच बढ़ता टकराव पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय था। लेकिन भारत का रुख साफ था। घुसपैठ हमारी सीमा के भीतर हुई है और हम अपनी जमीन वापस लेंगे। जुलाई की शुरुआत तक लड़ाई अपने चरम पर थी। टाइगर हिल, एक नाम जो पूरे देश के लिए प्रतीक बन गया। उस चोटी पर दुश्मन की मजबूत पकड़ थी, लेकिन भारतीय सेना ने असंभव को संभव करने का निर्णय लिया। खड़ी चट्टानों पर चढ़ाई, कई दिशाओं से हमला, और लगातार संघर्ष के बाद अंततः वो तिरंगा फिर से लहराया गया। हर सफलता के साथ देश में गर्व की लहर उठती थी, लेकिन हर सफलता की कीमत भी थी।
शहीदों की संख्या बढ़ रही थी और हर शहीद के साथ वो शुरुआती सवाल फिर से उभरता, क्या ये टाला जा सकता था? इसी दौरान अंतर्राष्ट्रीय दबाव पाकिस्तान पर बढ़ने लगा। वॉशिंगटन में बैठकें हुईं, पाकिस्तान के नेतृत्व पर पीछे हटने का दबाव बना। धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा कि सामरिक बढ़त टिकाऊ नहीं है। ऊंचाइयों पर बैठना एक बात थी, लेकिन निरंतर युद्ध और कूटनीतिक अलगाव दूसरी। जुलाई के मध्य तक पाकिस्तान ने वापसी की घोषणा की, लेकिन वापसी का मतलब ये नहीं था कि लड़ाई आसान हो गई। हर पोस्ट को खाली करवाना था, हर इंच जमीन की पुष्टि करनी थी। ऑपरेशन विजय धीरे धीरे अपने अंतिम चरण पर पहुंच रहा था। 26 जुलाई 1999 आधिकारिक रूप से ऑपरेशन विजय की सफलता की घोषणा की गई। कारगिल युद्ध समाप्त हुआ। भारत ने अपनी जमीन वापस ले ली थी, लेकिन इस विजय के पीछे जो प्रश्न खड़े हुए कि लंबे समय तक बने रहे। क्या शुरुआती चेतावनी को और गंभीरता से लिया जा सकता था? क्या विभिन्न इंटेलिजेंस एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय संभव था? क्या सिस्टम में ऐसी संरचनात्मक कमियां थीं जिन्हें समय रहते सुधारा जा सकता था? कारगिल के बाद व्यापक समीक्षा हुई। खुफिया तंत्र में सुधार की सिफारिशें दी गईं। निगरानी व्यवस्था को मजबूत किया गया। सर्दियों में पोस्ट खाली करने की नीति पर पुनर्विचार हुआ। सिस्टम ने सीखा, लेकिन सीख की कीमत भारी थी। उस शुरुआती सीक्रेट इंटरसेप्ट का क्या? वो अब इतिहास का हिस्सा है, एक संकेत जिसने खतरे की आहट दी थी। वो अंतिम प्रमाण नहीं था, लेकिन वो एक धागा था जिसे समय रहते पूरी तरह सुलझाया नहीं जा सका। खुफिया दुनिया में हर चेतावनी स्पष्ट नहीं होती। कभी कभी वो अधूरी, बिखरी और संदिग्ध लगती है, लेकिन जब वो वास्तविकता में बदलती है तब उसका वजन कई गुना बढ़ जाता है। कारगिल की लड़ाई ने भारतीय सेना के साहस और बलिदान को अमर कर दिया, लेकिन इसने ये भी सिखाया कि युद्ध सिर्फ मोर्चे पर नहीं लड़ा जाता। वो फाइलों में, इंटरसेप्ट्स में, विश्लेषण में और निर्णय की गति में भी लड़ा जाता है। हिमालय की उन चोटियों पर आज भी हवा बहती है, बर्फ गिरती है, सन्नाटा लौट आता है, लेकिन 1999 की वो गर्मी याद दिलाती है कि कभी कभी इतिहास पहले ही दस्तक दे देता है, एक रेडियो सिग्नल की तरह, एक असामान्य संदेश की तरह, एक छोटी सी चेतावनी की तरह। सवाल सिर्फ इतना है, क्या हम उसे समय रहते पहचान पाते हैं? यही कारगिल की असली सीख है।